Please like and subscribe SSP News 90. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और एमक्यूएम के चाहने वालों, आज एक और एपिसोड लेकर नक्कार खुदा का हाजिर हूँ आपके दरमियान, सैयद शाहिद पाशा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ हमेशा कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, और बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, साथियों और ख़ास तौर पे मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, आपको पता है कि एमक्यूएम से रिलेटेड मोस्टली ये प्रोग्राम होता है क्योंकि मैं खुद ताल्लुक़ मेरा एमक्यूएम से है बाय बर्थ। मैं एमक्यूएम का कह सकता हूँ मेंबर हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के लिए काम नहीं किया, ना कभी इंशाल्लाह करूँगा। हाँ, एमक्यूएम एक जमात उभरी कराची में और पॉलिटिकल से ज़्यादा एक सोशल, जो ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल थे महाजिरों के लिए, एमक्यूएम ने ये आवाज़ उठाई, एक नज़रिया दिया। 1978 में एपीएमएसओ बनी और उसके बाद खिदमत खल्क़ कमेटी बनी और उसके बाद एपीएमएसओ के बाद एपीएमएसओ ने जन्म दिया एक सियासी जमात को जिसे एमक्यूएम या महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से 1984 में मंज़िल आम पे लाया गया। दोस्तों, साथियों, यकीनन बहुत सारे बच्चे जो 1984 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 37 ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन कोई 36-37 साल पहले की ये बात है जब एमक्यूएम वजूद में आई। और बहुत सारे लोग, बच्चे उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी उम्रें आज 35-36 से लेकर 45-46 साल तक के लिए हैं, वो तो उन हालात और वाक़यात से ना सिर्फ वाकिफ होंगे, ना ही वो उस दौरान एक्टिव होंगे, ना ही वो इसकी बनावट में, इसकी इंजीनियरिंग में और इसकी लॉन्चिंग में कह लें या जो भी आप कह सकते हैं तंजीम साजी में इन्वॉल्व होंगे, और ना बाद में सब लोगों ने ज्वाइन किया, मुझ समेत। मैंने भी 1986 में एमक्यूएम को ज्वाइन किया और उसके बाद से अब तक तकरीबन 35 साल का तवील अरसा है जो मैं एमक्यूएम के साथ वाबस्ता हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। और उसके पीछे एक नज़रिया है, एक सोच है, एक मिथ है, एक महाजिरों के लिए काम करने का जज्बा है, ख़ास तौर पे महाजिरों के बाद शहरी सिंध के लिए, फिर सिंध के लिए, फिर पाकिस्तान के लिए। मतलब हम अपनी जो भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं वो हम देंगे इंशाल्लाह, और जब तक दम में दम है हम देंगे। ना कोई हमें एमक्यूएम से निकाल सकता है, ना कोई हमसे एमक्यूएम को छीन सकता है। दैट इज फाइनल, देयर इज नो अदर क्वेश्चन अबाउट इट। ओके जी दोस्तों, साथियों, प्रोग्राम पे आगे बढ़ते हैं। आज का क्या टॉपिक है? सबसे पहले हमारी जो को होस्ट आ गई हैं रहमा जिलानी, पहले मैं उनको लाइन पे ले लेता हूँ। और जी अस्सलाम वालेकुम रहमा, कैसी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी हर चीज़ ओके है? क्योंकि फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तो कम से कम एक बंदा तो हमें ऐसा चाहिए जो हमें बताए कि जी एवरीथिंग इज ओके। क्या कहती हैं आप? जी आवाज़ आपकी क्लियर है, बस आपका कैमरा थोड़ा सा रुक रहा है, वैसे आवाज़ क्लियर है। हाँ जी, कैमरा तो रुकेगा क्योंकि कैमरा वहाँ बैठी हुई है और मेरा एक एपिसोड डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब से। वजह इसकी ये है कि किसी ने उसको रिपोर्ट किया है और वो एपिसोड में मैंने एक 2 मिनट का क्लिप चलाया था जिसमें जो जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान की ऐसी 21 वीडियोस मौजूद हैं जो काबिल एतराज़ हैं और जो जिसको
चेक किया जा सकता है, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। वो एक 1.5 मिनट की क्लिप, इतना भी हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है कि आप वजीर आजम को कुछ नहीं कह सकते। और अभी मैं क्लिप देख रहा था कि यूएस मैरीन का एक सिपाही प्रेसिडेंट जो अभी हारे हैं ट्रम्प के ऊपर चढ़ दौड़ा और उसने कहा कि तुम्हारी जमात ने लाखों लोगों को इराक में मरवाया, अफगानिस्तान में मरवाया, हमारे बच्चे मर गए। मतलब उसने सियासतदानों की, जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर उसने भरी महफिल में क्वेश्चन उठाया और जो बाइडेन के ऊपर, और जो बाइडेन को ट्रम्प पे नहीं, जो बाइडेन के ऊपर उसने सवाल उठाया। वो वीडियो वायरल हो रही है, दुनिया देख रही है उसकी। मतलब ये जमहूरी इक़्तिदार है कि अगर आप वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कह सकते, आप सदर पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते, आप एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते, तो जब आप कह ही नहीं सकते तो फिर बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक कि आप खराबी नहीं बताएंगे किसी को, तो वो अपनी खराबी को दूर कैसे करेगा? खराबी बताना है, खराबी को दूर करना है, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा मकसद है। अमेरिका में नहीं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान में नहीं, हम कराची में बैठे हुए हैं और कराची में हम शहरी सिंह की बात करते हैं। दोस्तों साथियों, आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि आज हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया। आज गेस्ट होंगे आप तमाम जो व्यूअर्स हैं हमारे। मैं भी आपको लिंक दूंगा, आप लिंक पर आए, कॉल करें और जो मैंने टॉपिक आज उठाया है इस पर बात करना लाजमी है, खासतौर पर जो सीनियर कारकुनान यहाँ बैठे हैं। कल मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या अर्बन ग्रैंड अलायंस पॉसिबल है, यानी शहरी सिंध के ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस का मतलब ये था मेरा कि जो दर्जन भर की जमातें बन चुकी है महाजिरों के नाम पर, महाजिरों के हुकूक के नाम पर, और वो तमाम जमातें अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं, लेकिन मतवा नजर उनका टारगेट, उनकी सिर्फ एक ही है कि महाजिरों के हुकूक, कराची के हुकूक और शहरी सिंध के हुकूक। इवन कि जमात इस्लामी जो एमक्यूएम की बुनियादी मुतालबात पर बड़े आवाज उठाती रही, नुक्ताचीनी करती रही, आज भी जमात इस्लामी इस पर बात कर रही है, महाजिर हुकूक पे बात कर रही है, कराची के हुकूक पर बात कर रही है, आपका कोटा सिस्टम पे बात कर रही है, आपका सेंसस पे आप बात कर रही है, आपकी जो आपको कम गिना गया है उस पर बात कर रही है, कराची की सीटों के लिए बात कर रही है, कराची के लिए फंड के लिए बात कर रही है। और अभी मैं आ रहा था, मैंने एक बैनर देखा, उन्होंने अब नया बैनर आज लगाया है कि 1100 अरब रुपए वजीर आजम साहब कहाँ गए। दैट इज ऑल क्वेश्चन, दीज ऑल क्वेश्चन दैट वी हैव बीन रेज्ड। यही वो क्वेश्चन है जो एमक्यूएम उठाती रही और एमक्यूएम उठाती रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से कि एमक्यूएम का जो टॉप हिरारकी है, जो टॉप लीडरशिप है, गुज़िश्ता 35 सालों में वो खुद तो अरबपति खरबपति बन गए, कराची को ककपति और कराची को कचराची उन्होंने बनाया। बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर चले गए, बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन का सामना नहीं कर सके जो कि उनकी वजह से आया। बहुत सारे टॉप लीडर्स जो लूट मार करके इस वक्त अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शुमार है, दुबई में बैठे हुए थे, इंग्लैंड में जाके बैठ गए और अब उन लोगों की वापसी शुरू हुई है। तो मैं तो कान पकड़ के तौबा करता हूं, क्या हम महाजिरों का इतने बदनसीब है हम कि वो लोग जो लूट कर खरबपति बनकर चले गए, कारकुनान ककपति बन गए, हजारों लाशें गिर गई कराची में, माओं की गोदें उजड़ गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम और यसीर हो गए, कारकुनान लापता व असीर हो गए, चंद लोग इस कदर अमीर कबीर हो गए। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द टाइम। क्या ये लोग ग्रैंड अलायंस बनाएंगे? क्या ऐसे किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं? साथियों, दोस्तों, नूरुल आरिफीन साहब बहुत ज्यादा बोले हैं इस पर। मैं चाहूंगा कि अपने प्रोग्राम के आगाज में ही मैं नूरुल आरिफीन साहब का एक क्लिप आप लोगों को सुनाऊं, जो कि मेरी दिल की आवाज है, आपकी भी दिल की आवाज है। ठीक है, वो एंकर पर्सन है, उन्होंने बोला, मगर नूरुल आरिफीन साहब आपकी इजाजत से मैं यहाँ पर क्लिप चलाना चाहता हूँ क्योंकि आपने बड़ी सच्ची बातें की हैं। तमाम लोग ये क्लिप देखें, इस पर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। उर्दू बोलने वाले हो जाएं तैयार, एक मर्तबा फिर बिकने को है महाजिर मंजन, महाजिर चूरन तैयार और बेचने के लिए आमादा हैं, बल्कि बेचा ही चाहते हैं वो जिन पर खुद इदारों ने उस वक्त की हुकूमत ने इल्जाम लगाया था कि वो लैंड ग्रैबर्स हैं, टारगेट किलर्स हैं, कब्जा माफिया हैं, भत्ताखोर हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं और न जाने क्या क्या हैं। एमक्यूएम मीडिया विंग के साबिक इंचार्ज, जिनके एक फोन पर बड़े से बड़ा डायरेक्टर न्यूज और बड़े से बड़ा 30 मार खान धन तख्ता हो जाया करता था, लाजिम था वासे जलील के एक हुक्म पर बड़े से बड़ा मीडिया नेटवर्क
और उसकी डीएसएनजी आधे घंटे के नोटिस पर 90 अगर न पहुंचती तो डायरेक्टर न्यूज को अपने घर जाना पड़ता। लेकिन उस घर जाने से पहले जो कुछ होता, मेरा ख्याल है कि आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। अल्ताफ भाई का जितना गीतमाला आज तक ऑन एयर हुआ है इसे एक नेशनल मीडिया पे, उसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम की मीडिया विंग की थी, एमक्यूएम मीडिया विंग के हेड की थी, या यूं कहिए कि वासे जलील, कमर मंसूर और जितने भी लोग इसे ओहदे पर रहे। उसके बाद एक और मौसूफ थे सैफ अब्बास, जो एक मुकदमे में जेल भी गए, लेकिन जाहिर है जेल में कब तक ज्यादातर लोग रह सकते हैं, आजकल बाहर पाए जाते हैं। वासे जलील ने एक मर्तबा फिर खाने कमाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से सियासत में आएंगे। वॉइस ऑफ कराची के नाम से गोया एक मर्तबा फिर शहर को लिसानी सियासत का मुंह देखना पड़ेगा। शवाहिद मौजूद हैं, आगे आता हूं, पहले वासे जलील की तो नजर उतारूं। वासे जलील कहते हैं कि नदीम नुसरत महाजिरों के इत्तेहाद के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं। अब जरा महसूस कीजिए कि वो एक ऐसा आदमी जिसने वहां बरतानिया में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ बकवास की, हज़ियान बका, इंडिया से उसकी जिसको कहते हैं जज्बाती ताल्लुक, उसका लगाव, उसका पॉलिटिकल अफिलिएशन, रॉ से उसके ताल्लुक की दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम है। ये यहां किसी केएमसी या वाटर बोर्ड वाले ने नहीं कहा, इस मुल्क के मुकर्रब मुक्तदर इदारों ने इसके बारे में बारहा बात की और करवाई भी गई। मीडिया ने भी ये बम फोड़ा। ये कोई सनसनीखेज इंकशाफ नहीं जो मैं यहां बैठ के कर रहा हूं। नदीम नुसरत की वो वीडियो यूट्यूब पे अगर तो मौजूद है, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब से डिलीट कर दी गई हैं वसी तर कौमी मफाद में। नदीम नुसरत की वो वीडियो देखिए जिसमें वो मौसूफ पाकिस्तान के खिलाफ हज़ियान बकते नजर आ रहे हैं, और साथ ही दूसरी विंडो में पाकिस्तान के कौमी दिन पर 14 अगस्त पर वो तमाम गाड़ियां एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स लिए और एक कॉन्वॉय की सूरत में बरतानिया की सड़कों पर दंदनाती फिर रही हैं फी सबीलिल्लाह। और आज वो नदीम नुसरत उसकी आशीर्वाद से पाकिस्तान में आकर के सियासत बगाड़ने का ऐलान कर रहा है। वो एक आदमी जो खुद साख्ता तौर पर जिला वतन है। ये मौसूफ गुलशन इकबाल टाउन के नाजिम थे। लोगों का गुमान है आधे से ज्यादा गुलशन इन्होंने ही कहीं इधर उधर खपाया है। एक इदारे चाहें तो चेक कर लें, अगर वॉशिंग मशीन में इनको धो धुला करके फारिग करना मकसूद नहीं है तो, अदरवाइज तो फिर जान दे गड्डी। पहले भी यही सब हुआ था। बड़ी तल्ख और बड़ी सख्त मगर सच। नूरुल आरिफीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने आपकी वीडियो इसलिए चलाई है कि इसमें जो बातें आपने की हैं लगभग ये ज़बान खल्क है और यही हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो है वो भरी पड़ी हुई हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, पहली फ्लाइट हैदराबाद रिजवी की उतरी, फिर उसके बाद जनाब अली आदिल सिद्दीकी का नाम आया और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। और अब उसके बाद आप देखेंगे ये नदीम नुसरत साहब एमक्यूएम के बिखेरे हुए धड़ों एक जगह करने की कोशिश तेज, बहरहाल उर्दू थोड़ी सी सही की, एमक्यूएम के बिखरे हुए धड़ों को एक जगह करने की कोशिश तेज। यह है वो नदीम नुसरत जो लंदन में बैठकर सेकंड नंबर पर पूरी एमक्यूएम को चलाते थे और जिस तरीके से जो चीज चाहे तोड़ के मरोड़ के ऊपर नंबर 1 को भेजा करते थे। और कराची में जो राब्ता कमेटी बैठी होती थी, जब मैं राब्ता कमेटी में आया, जब मैंने ये देखा और मैंने ये मुतालबा किया कि भाई ये लंदन राब्ता कमेटी क्यों इतने ज्यादा फैसलों पर हावी होती है, जो पाकिस्तान में राब्ता कमेटी बैठी हुई है। 27 लोग थे उस वक्त। हम तमाम मुशावरत से टाउन्स यूसी में ग्राउंड पे रहते हुए हम फैसले करते थे और हमारे फैसलों को एक बंदा नदीम नुसरत, वासे जलील या बाबर गौरी लंदन से बैठ के ओवर रूल करता था और वो कहता था कि जी भाई की भी तौसीक आ गई है और ये उनका फैसला है। अब उनको पता होता था नहीं पता होता था ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये वो लोग हैं, इनकी शक्ल देख लें, इनको पहचान लें, दे आर दी मोस्ट वांटेड। और ये अभी पिछले दिनों अमेरिका में फ्री कराची मुहिम चलाते रहे, इंडियन चैनल्स पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एजेंसी के खिलाफ मुगलिज़ात बकते रहे और प्रोपेगेंडा करते रहे।
फिर उन्होंने वॉइस ऑफ कराची के नाम से एक टांगा पार्टी भी नहीं, टेबल पार्टी कह लेंगे, एक टेबल पे दो कुर्सियां, एक तरफ वासिफ जलील बैठा हुआ है और एक तरफ नदीम नुसरत। इन्होंने एक वॉइस ऑफ कराची के नाम से एक तंजीम बनाई और सोशल मीडिया पर चंद इनके पंटर होंगे जिनको इन्होंने नवाजा होगा, जिम्मेदारियां दी होंगी, या इनकी टीम के लोग होंगे। सारी बातें, एक डाउन लाइन में तो कुछ लोग थे वो इनको जी भाई वाह भाई करते रहते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी टॉप चीज है। अब ये पाकिस्तान आकर क़यादत करेंगे, अल्लाह माफ करे भाई, इतने बुरे दिन थोड़ी आ गए महाजिरों के नदीम नुसरत साहब के आप आकर क़यादत करेंगे। आप हु आर यू मिस्टर, आप कोई नहीं है। पाकिस्तान में एमक्यूएम के लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं। सॉरी, आपको एमक्यूएम में आने की या कराची आकर सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप आए और अपना मुंह और मसूर की दाल लपेट के आप 2 दिन में वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई हिमायत नहीं मिलेगी, कोई वॉइस ऑफ कराची नहीं है भाई। कराची वाले जो हैं वही वॉइस ऑफ कराची है, जो कराची में रहते हैं। आपकी तरह नहीं कि ऑपरेशन हो, बुरा वक्त हो, आप जाकर ठंडे मुल्कों की सैर करें और कारकुनान यहाँ पर जेलों में सड़े और फिर आप कहे हमारी डील हो गई, हमारी बात हो गई। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, ओके। आप नहीं हो सकते, आपको कोई इजाजत नहीं मिलेगी। ये आ जाए जी नंबर 2, इनके साथ जो है वासिफ जलील साहब, सत्यानाश किया इन्होंने यहाँ पर। शादी हॉल, खुद तो शादी हॉल चला रहे हैं गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में, और कारकुनान अगर कोई बात कर ले किसी चीज की, कोई बाजार दे दे, कोई चीज दे दे, तो उनको नज्म ज़ब्त के तकाजे बढ़ाते जाइए साहब। और दुनिया जानती है गुलिस्तान जौहर में इन्होंने शादी हॉल चलाया, मोती महल पे गुलशन इकबाल में इन्होंने शादी हॉल चलाया, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया पीठ पीछे। ये अपने आप को बहुत समझते, पढ़े लिखे, आता इनको ठेंगा भी नहीं है, कंप्यूटर का एक माउस भी नहीं सही से पकड़ सकते, ये बात करते हैं। ये मैं जानता हूं इनको बहुत करीब से। और ये आएंगे कहते हैं गुज़िश्ता 72 साल में सिंध में बसने वालों का इस्तेसाल किया। ओ ब्रेकिंग न्यूज, ओ वेरी गुड यार, बहुत जबरदस्त आपने हमें इत्तला दी है। 72 साल में सिंध में बसने वालों का इस्तेसाल किया। ओके, आपने क्या किया गुज़िश्ता 35 सालों में? आप भी तो इस्तेसाली अनासिर के साथ ताली मार के चढ़ गए और अरबपति बन गए आप। आपसे तो हम हिसाब मांगेंगे, आप आए तो पाकिस्तान, आपको अपनी दौलत का हिसाब देना होगा। ठीक है जी, आ जाए नेक्स्ट। बाबर गौली साहब, दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी, जो इस वक्त ह्यूस्टन या बूस्टन कहाँ ये रहते हैं, वह ऐसी जगह ये रहते हैं जहां अमीर तरीन लोग रहते हैं, और ये बहुत से आला ऑफिसर्स आते हैं, उनकी मेहमानदारी करके ये समझते हैं कि मुझे नवाज दिया जाएगा, कोई इनाम दिया जाएगा। भाई हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं है जिनको आप जैसे करप्ट लोगों के कामों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कराची के लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अपने मुल्क, अपने शहर, अपने सूबे की खातिर जो करना होगा कराची के लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये आ जाए, एक सियासी कलाबाजी खाते रहते हैं अक्सर। ये भी कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस होगा और महाजिर क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर आएगी। इन्होंने तो कसम खाई थी कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये सियासत में आ गए, पीटीआई में चले गए और इनको एक सीट दे दी गई। उस सीट पे ये अभी बस इनकी कोई हैसियत तो है नहीं और बैठे हैं, बस ये क्या कर लें। अल्लाह मालिक है जनाब, जैसा करे भुगतेंगे आप। जी जी जनाब, ये फ्लाइटें जो उतर रही हैं, देखें मैं आपको दिखा रहा हूं उनके। ये पीएसपी में गए, 1 साल कबल पीएसपी छोड़ दी, एमक्यूएम से पीएसपी में गए, पीएसपी 1 साल कबल छोड़ दी, गैर फाल हो गए। अब ये कहते हैं कि मैं कराची के लिए काम करूंगा। वल्लाह, अल्लाह ताला रहम फरमाए कराची वालों पे। ये देखिए, चाइना कटिंग के मास्टर माइंड वसीम आफ्ताब साहब, राब्ता कमेटी के चलते पुर्जे, ये हमारे नसीब में लोग रह गए। साथियों देखें, आप लोग देखें साथियों, आपको मैं दिखा रहा हूं जो चीजें आप देखें, ये इन लोगों की जो चीजें हैं वो आप लोगों को यार भूल तो नहीं गए। आप लोग क्या करा इन लोगों ने, सारे देखे तो। रजा हारून, वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट, सलीम ताजिक, ये मुत्तहदा पाकिस्तान में शमूलियत। अब मुत्तहदा पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, वहां वैसे ही 8 का टोला बैठा हुआ है, 5 का टोला और आ जाए 13 हो जाएंगे ये। एनीवे दोस्तों साथियों, मैं तो देखे मेरा काम है भाई हाथ जोड़कर,
मैं एक कौम परस्त महाजिर कारकुन हूं। मैं दूसरों से बाद में लड़ूंगा, पहले मैं अपनों से लड़ूंगा जिन्होंने हमें सत्यानाश किया है। क्या मैं तो ये कहता हूं कि मुझसे खफीफ हैं मेरे हम असर बहुत। मैं दास्ताने अहले सितम खुल के कह गया। अहले सितम तो गुजर गया, मैं अहले सितम की अब बात कर रहा हूं। मैं दास्ताने अहले सितम सुना रहा हूं आपको। हमारी बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं भाईजान, ये जो भाग गए थे मुल्क से बाहर, और 8 का टोला जो अभी एमक्यूएम में बैठा हुआ है। एक और आ गए, इनको भी देख ले, ये भी पीएसपी में आए और अब कहते हैं एमक्यूएम में आ जाऊंगा। और एमक्यूएम के अंदर एक अलग जंग चल रही है, अच्छे लोग वहां बैठे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं 8 का टोला और उनके साथ एक 60 का चोला जो उनको जी भाई करता है। ये हो गए 8 और 60 68 अफराद खराब हैं। उसके बाद माशाल्लाह बहुत पूरे पुराने सीनियर सीजन कुर्बानी देने वाले साथी वहां मौजूद है। ये आप देख लें खबर कि एमक्यूएम की पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं इनको लेने पर। ये इतने करप्ट लोग हैं। और अब कल एक और की एंट्री हुई है, जनाब वहां पर लंदन राब्ता कमेटी के खास मोहम्मद अनवर साहब के दामाद रुकन राब्ता कमेटी लंदन जो थे, रुकन इंबसात मलिक भी वतन वापस आ रहे, क्योंकि इनके जो सफारी पार्क का पूरा ठेका था और वो शायद इनका कैंसिल हो गया है। और ये वहां बैठकर आप देखें, वहां बैठकर ये लोगों के यहाँ बाजार चलते थे, यहाँ इनके ठेके चलते थे, यहाँ इनकी बहुत की तो जॉबें चलती थी। अल्लाह माफ कर दे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई गलत बात नहीं है। जब मैंने राब्ता कमेटी में पहुंचा और इन लोगों के खिलाफ जब मैंने शवाहिद जमा करने लगे तो मैं 90 रोज के रिमांड पे चला गया। ये बात आप तमाम लोग याद रखिएगा, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत। और इंशाअल्लाह अपनी एमक्यूएम को हम बचाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी एमक्यूएम को हम चलाएंगे। एक और नूरुल आरफीन साहब का क्लिप है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं दिखाऊं। नूरुल आरफीन साहब के अलावा भी बहुत सारे क्लिप है, लेकिन साथियों मुझे जो क्लिप मिल सका मैंने वो चलाया। मेरे एक हमारे साथी इस वक्त ऑनलाइन है, दानिश आराई भाई, मैं इनको लाइन पे लेने चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? भाईजान आपकी भी आ रही है और आपके जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ उन सबकी भी आ रही है। तो आपके पास अगर कोई हैंड फ्री है तो लगा लें ताकि थोड़ी सी आवाज़ आपकी फिल्टर हो जाए। सर हैंड फ्री तो मैं लेना भूल गया, बस मेरे को पता नहीं था आपकी कॉल आई हुई थी। मैंने कहा चले शाहिद भाई को ज्वाइन कर लिया जाए। जी शाहिद भाई कैसे हैं? आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपका तारुफ करा दूं, जानिए नारायण भाई अभी रिसेंटली देखें जो एक कंपोजिशन है पूरे पाकिस्तान में भी है और डेफिनेटली कराची में भी है। एक तो नेशनल हम पाकिस्तानी हैं, पूरी दुनिया में पहले तो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में आ गए हम पाकिस्तानी हैं। फिर पाकिस्तान में सुवालियत का बड़ा प्रचार है, कहीं पर सिंधी है, कहीं बलोच है, कहीं महाजिर हैं, वो कहीं पख्तून है, कहीं हजारे वाले हैं, तो कहीं है। फिर मेरी बरादरियाँ हैं, राजपूत बरादरी है और दीगर मेमन कम्युनिटी में बहुत सारी बरादरियाँ हैं, पंजाब में बहुत सारी बरादरियाँ हैं। इसी तरीके से महाजिर में बहुत बड़ी बरादरी है आराई बरादरी। और ये दानिश आराई भाई जो है अभी बहुत यंग है और हमारे साथ इन्होंने बड़ा काम किया है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इससे पूछना चाहता हूँ कि ये अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अपनी बरादरी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, आराई बरादरी। पूरे पाकिस्तान में आराई बरादरी मौजूद है, आराई बरादरी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो दानिश आराई भाई आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो बेटी है उसके खतोहाल क्या है, ये हमने कुरान को आगे बढ़ाते हैं। तो दानिश भाई। जी जी, पहले तो तमाम शाहिद भाई को देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर मेरी बरादरी और आराई वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तमाम जो देख रहे हैं सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई हमारी बिरादरी की हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है आराई वेलफेयर एसोसिएशन सिंध की, और हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें अपनी
टीम बंदे नामजद किए, ठीक है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वहाँ से जो हमारी मेजोरिटियाँ हैं, तो हमने वहाँ से लोगों को चुना है, और उसके अंदर हमारी बिरादरी की, यानी कि जो दूसरी कमेटी होती है, उनकी ये नामजद किए हुए लोग हैं, ठीक है ना। अब आपको तो पता है कि पहले बिरादरियों के अंदर एक खास सिस्टम होता था, तो वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। अराई वेलफेयर, ये तो वेलफेयर है। अब हमारे यहाँ अलग अलग कमेटियाँ होती हैं, जैसे बुजुर्ग कमेटी है, वो हमारे मामला है, जैसा कि पता है कि तो यानी कि कोई अच्छी दोनों से हो सकती शादी के हिसाब से, जैसे किसी की डिवोर्स हो गई, कोई परेशानियां हैं, तो वो बुजुर्ग कमेटी हमें देखती है। अब ये नई जनरेशन के हिसाब से ये हमें इस वक्त आगे लेकर आए ना बिरादरी के मामला में। तो हमने जो अभी अपना वेलफेयर बनाया है, तो इस भी नेशनल रोड पर रखा है, जो भीमपुरा कहलाता है, अकाल भूमि नाम से ना, वहाँ पे हमारा ऑफिस। तो वहीं से अब हर जगह के हमने ये एक तरह से अमल बनाया है, इसको लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी आप भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और आप जैसे जो गाइडलाइन दे रहे हैं किस तरीके से, हाँ इंशाल्लाह हम इसमें भरपूर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिस तरीके से हो सकता है अपने लोगों, किस तरीके से माहौल है, किस तरीके से डेवलप हो गए। तो हम भी इसी तरीके से हमने अपनी बिरादरी का कार्ड बनाया है, हर बिरादरी का, यानी कि हर फैमिली के जितने जितने जेंट्स और लेडीज़ हैं, सबकी अपनी बिरादरी के नाम से हमने कार्ड बनवाए हैं। वो पेंडिंग में इंशाल्लाह, उस पर भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके से मैं ये मामला रखे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे मामले चलेंगे। भाई आपकी बहुत वॉइस में शोर आ रहा है पीछे से, और बहुत सारी चीजें, और भी आवाज भी वापस आ रही है मेरे पास। मैं चाहूंगा कि आप आवाम में शामिल रहें, और हम आपको ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कराची के साथ इन लोगों ने क्या सत्यानाश किया है, ये जो फ्लाइटें उतर रही हैं, और ये फ्लाइटें जो उतरने के बाद ये फ्लाइटें कराची पे दोबारा आकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी। इन फ्लाइटों को हम आईना दिखाना चाहते हैं कि आप आइए भाई, सियासत करें, जो मर्जी करें, अपने प्लेटफॉर्म से करें, लेकिन कराची के अवाम अभी अपने जख्म भरे नहीं है। कराची के अवाम अपने जख्म अभी भूली नहीं है कि आप आएंगे और आप 35 साल तक यहाँ पर मूंग दलते रहे कराची के अवाम के सीनों के ऊपर, और आप खुद अरबपति खरबपति बनकर यहाँ से चले गए, और आप किस हैसियत में वापस आना चाह रहे हैं। आपकी यार इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप क्या समझ रहे हैं कि लोग अंधे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि लोग बहरे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि राज्य की बर्बादी में जितना बाहर के लोगों का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा अंदर के लोगों का हाथ है। तो मैं इसमें एक पहले आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने 2 क्लिप आज नूरुल आरफीन के प्रोग्राम से निकाल के रखे हैं, जो इन लोगों की स्लैंग किया है, उन्होंने बैशिंग की है। आप देखें, वो बिल्कुल सच्ची बातें कह रहे हैं। पहला क्लिप मैंने चलाया, और अब मैं दोबारा एक क्लिप चलाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इन लोगों की बर्बादी की दास्तान हम पे अब तक भुगत रहे हैं। तो पहले ये दूसरा क्लिप देखते हैं नूरुल आरफीन साहब का, फिर हम आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, प्लीज। लिसानी सियासत के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा हुआ ही चाहता है। एमक्यूएम के जिला वतन रहनुमाओं की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सबसे पहले इस सिलसिले में हैदर अब्बास रिजवी साहब बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंचे थे। कनाडा से वो जो है वो आज़िम सफर हुए थे, पाकिस्तान पहुंचे थे। ये हैदर अब्बास रिजवी नहीं है, कसम ले लो भाई, हैदर अब्बास रिजवी चलाओ। हैदर अब्बास रिजवी ये हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब साबिक डिप्टी पार्लिमानी लीडर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ भाई ग्रुप। एमक्यूएम के ऊपर जो रियासती ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमें सुकून मुयस्सर आया। कराची में आग और खून की होली खेलना बंद हो गई। कराची में रोजाना 100 खिलाड़ियों के पवेलियन वापस लौटने का सिलसिला बंद हुआ। इदारों का वकार बहाल हुआ। रियासत की रिट, हुकूमत की रिट बहाल हुई। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है। लेकिन अभी लगता है कुछ और इम्तिहानात देना इस कौम को मकसूद है। जी जनाब, आपने देखा
हो सकता है कुछ वीडियो नेट की वजह से अटक अटक के चल रही हो, लेकिन जब भी आप बाद में रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम देखेंगे तो ये बहुत ही वाज़ेह और क्लियर आपको ये नजर आएगी, वीडियो मेरी चलेगी। अच्छा, इसका ये जो लोग लूट मार करके गए हैं, इन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसका खमियाजा कराची के लोग कैसे भुगत रहे हैं, जरा आप ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए। यानी लाहौर में तो चल रही है ऑरेंज बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, पिशावर में तक BRT, रावलपिंडी मेट्रो बस, कराची में खटारा बस। आप ये देख रहे हैं, ये हमारे रहनुमा थे। वो कहते हैं ना, काफिले दलदलों में जा ठहरे, काफिले दलदलों में जा ठहरे, और ये रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये प्रोग्राम मेरा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अभी मेरे स्ट्राइक आई हुई है, उन्होंने कहा है कि यूट्यूब पे आप अभी लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते एक हफ्ते के लिए, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम करेंगे लाइव प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने कल वाला प्रोग्राम भी अपलोड कर दिया है, आज एपिसोड नंबर 26 आप देख सकते हैं, और आज वाला भी मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम दिखाएं, और वो लोग जो इन लोगों की जिसे कहते हैं कि नगमा सराई करते हैं, वासिफ जलील की, नदीम नुसरत की, बाबर गौरी की, आदिल सिद्दीकी की, वसीम आफ्ताब की, अनीस एडवोकेट की, डॉक्टर सगीर की, और दीगर जो है, इम्बसाद मलिक भी इसमें आ गए, इसमें नदीम नुसरत भी आ गए, ये तमाम लोगों का जिनको मैंने दिखाया, उनको बताएं कि भाई ये तो कचरा है, ये आपको दोबारा जिसे कहते हैं ना कि पुरानी शिकारी नया जाल लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मौजूद है, इंशाअल्लाह इनके अपने कारकुनान अब इनके साथ दो हाथ करेंगे, इनको कम से कम अपना प्लेटफॉर्म जो भी बनाए, MQM में इनको इंडक्ट हम नहीं होने देंगे। और बहादुराबाद में जो 8 का टोला बैठा हुआ है वो भी सुन ले। पाशा भाई, जी आप क्या कह रही हैं? पाशा भाई, ये कमेंट आया हुआ है गुलाम मुस्तफ़ा शेख का कि एक कराची को ये लोग चलाएंगे, इनको तो जूते लगने चाहिए। तो मैं इनकी बात को क्लियर कर दूं, और जो वीडियो आपने चलाई है उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि ये बाहर बैठ के, ये लोग जो हैं बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं। इनका तो कराची में सियासत करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये लोग MQM का नाम लेके MQM को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद कर दिया। जो अब ये लोग अपने MQM बानी के नहीं हो सके, वो MQM को क्या ठीक करेंगे। सब बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, सब ने अपना अपना सोचा, किसी ने कराची के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कराची को कराची वालों के हवाले किया जाए। कराची का जो असली लीडर है, MQM का जो हक पे जो लीडर है, वो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार हैं, और क्योंकि वो अवाम के बीच में हैं, वो कराची के लिए सोचते हैं। अगर MQM के लिहाज से देखा जाए तो MQM का जो असल में जो लीडर है वो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार है, क्योंकि वो किसी चीज में मुलविस नहीं है, उन पे कोई करप्शन का केस नहीं चल रहा है, वो लोगों के बीच में। और ये लोग, जहां तक इनकी आने की बात है यहाँ पर कि ये आकर MQM पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो ये लोग आए। हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग आए, आकर अवाम का सामना पहले करें और अवाम को बताएं कि ये लोग इतने दिन कहाँ गायब थे, मुंह छुपाए फिर रहे थे। तो इनका काम क्या है, ये लोग अभी अपने खांचे बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इनको पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, ये यही लोग बता सकते हैं। तो इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये लोग आ जाएं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अवाम जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के हक में है, उनको सपोर्ट करेगी, असल सरबरा उनको मानती है। ठीक है, बहादुराबाद वालों की छुट्टी हो चुकी है और ये लोग आएंगे, इनका कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बिल्कुल यही जज्बात हैं रहमा लोगों का। अभी हम दानिश भाई से भी इस पर राय लेंगे, लेकिन पहले देखें, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी कि आवर लाइफ, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए, बिगिन टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। कि उन बातों पर अगर हम खामोशी इख्तियार कर लें, कि उन बातों पर अगर हम खामोशी इख्तियार कर लें जो बात करने से मैटर करती है और हमारी आवाज दूसरों की आवाज से मिलेगी
और आवाज से आवाज मिलेगी तो एक बड़ी आवाज बनेगी। उस पर खामोश रहना, मैं कहता हूं मुजरिमाना खामोशी होगी। और खास तौर पे एमक्यूएम के मामले में जो कारकुनान हक परस्त कहलाते हैं, जो कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं, जो कारकुनान ने जेलें काटी है, वो इन तमाम लोगों को देख कर भी अगर आवाज नहीं उठाते और इन लोगों के खिलाफ, अभी सोशल मीडिया पर तो खैर चल रहा है, मैंने बहुत देखा है, और मीडिया पर भी मैंने देखा है बहुत सारे टॉक शोज में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टॉक शोज में सिर्फ आते हैं लीडरान, और लीडरान मैंने बहुत सारे देखे हैं जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कोना बचा के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि नदीम नुसरत को एमक्यूएम मिल जाए, ऐसा ना हो कि वासे जलील को मिल जाए, बाबर गौरी को मिल जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमने इतनी बातें कर दी। अरे लाना तो ऐसी एमक्यूएम पर जो ये लोग चलाएं, फिर कोई एमक्यूएम में काम नहीं करेगा अगर ये लोग एमक्यूएम में आएंगे। तो ये बात तमाम साथी भी कान खोल के सुन ले, और ये बाबर गौरी भी सुन ले, और ये आदिल सिद्दीकी भी सुन ले, और हैदर अब्बास रिजवी भी सुन ले, ये तमाम लोग ये बातें सुन ले, वासे जलील, नदीम नुसरत। भाई आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया एमक्यूएम का। आप देखिए कराची कचरा बन गया, जो पैसे मिले वो मेयर वसीम अख्तर खा गया, रेहान हाशमी खा गया, वो पैसे नैयर रजा खा गया। मैं किस किस का नाम लूं, अल्लाह जन्नत नसीब करे ना करे। इज़हार अहमद खान साहब पर बड़े सवालात हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, ये एक न्यूज आज जियो न्यूज पे एक खबर चल रही थी, सुबह सुबह मैं न्यूज सुन रही थी, और उसमें एक सर्वे भी हुआ है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, और वहां पर 16 नवंबर को मेरे ख्याल से इलेक्शन है। लेकिन वो सर्वे के मुताबिक वहां पर जो पार्टीज के नाम चल रहे हैं, नंबर 1 पे पीटीआई चल रही है, नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नून चल रही है, नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी चल रही है। और ये 3 का सर्वे चल रहा है कि हम इनको वोट देंगे, इनको वोट देंगे, और दूर दूर तक एमक्यूएम पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गए हैं वहां पर, उन्होंने बात की है, कैंपेन चलाई है, देखी है वहां पर, तो उनकी बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। तो इनको सोचना चाहिए कि एमक्यूएम का वोट बैंक कितना गिर गया है। सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, एमक्यूएम को कोई बचाने के भी नहीं है। सिर्फ ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम वोट ले लें। भाई वोट लेने के लिए अवाम के सामने आना पड़ता है, अवाम के बीच में रह के अवाम के मसले हल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन शुरू हो रहे और आप जाकर उस टाइम तकरीर कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि मैंने जब ये सर्वे देखा है, मैंने कहा इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। और देखें, बात सारी कहने की ये है कि ये तो अब लोगों को सोचना है। मैं और आप तो अपना हक अदा कर रहे हैं, मैं और आप तो ये बात लोगों को बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग आए अपनी राय दें। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा, इसके क्लिप चलेंगे, अभी लोग देखेंगे। इसमें बात ये है कि अभी एक साहब ने लिखा है 8 का टोला 16 का टोला बनने जा रहा है। देखिए एमक्यूएम में अभी इख्तलाफात हैं अंदरूनी। मैं आपको बता दूं, ये जो इन्होंने जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और यूसी चेयरमैन फारिग हुए, इनको बड़े ओहदों पर डाला है। शाकिर अली जैसे करप्ट आदमी को इन्होंने मरकजी कमेटी में डाला है, नैयर रजा को, रेहान हाशमी को, इसी तरीके से और दीगर लोग हैं जो करप्ट लोग हैं, इनको इन्होंने मुईद अनवर जैसे लोग, उस पर बहुत जबरदस्त किस्म का खालिद मकबूल भाई को मुखालफत का सामना है। और खालिद मकबूल भाई से मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि खालिद भाई आपका क्लीन फेस है, ऐसा ना हो कि आप इस बहादुराबाद टोले के बहादुर शाह जफर साबित हो। खालिद भाई हिम्मत करें, टीपू सुल्तान बने। भाई शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये हमारे कह गए हैं ना पुराने हमारे रहनुमा, जिन्होंने साबित किया है। तो खालिद भाई आए जरा मैदान में और फारूक भाई के साथ मिलकर बैठे और करप्ट लोगों का खात्मा करें और एमक्यूएम को साफ करें। फिर इंशाल्लाह आपके करीब आवाम भी आएगी, लोग भी आएंगे, वोट भी मिलेंगे। अभी गिलगित बिल्तिस्तान तो मैडम बहुत दूर की बात है, कराची में सीटें निकालना मुश्किल है। पता नहीं ये लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं, कौन इनको बेवकूफ बनाता है। एक ग्रुप है, आरिफ शाह जैसा एक टोला है जो वहां बैठ के पैसे खर्च करवा रहा होगा, इनके गिलगित बिल्तिस्तान के बारे में बोल रहा होगा, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम 2 लाख का यहाँ पर हम ऑफिस खोला है, 2 करोड़ रुपए का जलसा करेंगे। और ये दे रहे होंगे पैसे दबा दबा के। पहले भी अल्ताफ भाई से ये लोग पैसे लेते थे, मैं जानता हूँ। पंजाब में कितने बड़े बड़े जलसे किए, करोड़ों रुपए। यानी मुझे पंजाब के साथी बताते हैं कि जो जलसा 30 लाख रुपए में हो सकता था, वो जलसा सैफ यार खान जैसे लोगों ने, इरशाद जफीर जैसे लोगों ने वहां जाकर
2 करोड़ रुपए एमक्यूएम के खर्च करवाए, लिए और आपस में बांटे, और लड़ाइयां हुई है उसमें कि पैसे तुमने ज्यादा ले लिए, मैंने ज्यादा ले लिए। होटलों में 5 स्टार में ये लोग रहते थे जाकर। पंजाब के साथी मुझे बताते हैं जो आज भी मौजूद है। देखिए ये सारी चीजें छोड़ दे, ये तो लूट मार का धंधा है। जब इलेक्शन आता है तो ये लूट मार का धंधा है, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। मैं प्रोग्राम में एक चीज शामिल करना चाहता हूँ दोस्तों साथियों, जो मैंने अभी एक तस्वीर दिखाई। देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, इन बातों का नुकसान क्या है? इन बातों का नुकसान ये है कि जब 2008 में एमक्यूएम का गवर्नर था, एमक्यूएम का होम मिनिस्टर था, एमक्यूएम का लोकल बॉडी मिनिस्टर था, एमक्यूएम का सिटी नाजिम था, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में शामिल थी, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। ऐसे में कराची में बहुत सारा काम हुआ, दुनिया ने देखा, और बहुत सारा होने जा रहा था। क्या? सर्कुलर रेलवे स्टार्ट होने वाली थी, जो जापान से बोगियां आ रही थी, जापान उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। हमारे लोगों ने उसको सबूताज किया कमीशन के चक्कर में। मीडिया के जो पुराने सहाफी हैं वो बताते हैं ये रिपोर्टें कि कौन 2 लोग थे उसमें जो अपने कमीशन के चक्कर में इन्होंने इसको चलने नहीं दी। फिर ग्रीन बस सर्विस चली थोड़ी बहुत, और मजीद चलनी चाहिए थी, नहीं चली। सर्कुलर रेलवे का सत्यानाश हो गया। सोहराब गोड से लेकर कराची पोर्ट ट्रस्ट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन चलनी थी, सत्यानाश कर दिया। वो उसमें भी कमीशन नहीं मिल रहा था। हमारे लोगों ने, बड़े अफसोस की बात है, हमारे लोगों ने, और करें हमारे लोगों ने, वो कमीशन ना मिलने की वजह से वो चलने नहीं दी। रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सबूत शवाहिद सब मौजूद हैं। फिर भी ग्रीन बस चली और दीगर बसों का जब बात आई तो शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा कि अगर कराची में इतनी कुछ चीजें चलेंगी तो पंजाब और दीगर सूबों में एहसास महरूमी पैदा होगा। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप अपने सूबे में चलाए ना यार, आपको किसने रोका है? आप कहते कराची में चलेंगी तो एहसास महरूमी पैदा होगा। और अब जो पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है कराची के पैसों से, वो एहसास महरूमी कहाँ पैदा हो रहा है? और जो एहसास महरूमी ऑलरेडी था वो एहसास बेगानगी में तब्दील हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब, अपने लिए तो आप अनोखा लाडला, खेलने को मांगे चांद तो आप वो भी लाके देने के लिए तैयार हो जाएं, और दूसरों के लिए ये शर्म की मकाम है यार। कम से कम कराची से आप इतना कमाते हैं, जो लालू खेत जितना आपको वफाक को फंड देता है उतना तो पूरा फंड लाहौर मिलके भी नहीं देता है। लेकिन लाहौर में क्या हुआ है, ये 1 मिनट 2 मिनट की आप वीडियो देखें, 2.5 मिनट की, फिर आप अपने आंसू पहुंचिएगा। प्लीज लगाइए। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ताज़ा गर्मा गर्म एपिसोड लेके मैं आया हूँ। लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में ये मनसूबा स्टार्ट हुआ था, 5 साल लग गए हैं जिसको बनने में, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मनसूबा है। इसे मास ट्रांजिट मनसूबा भी कहते हैं, और इसका रिसेंटली इफ्तिताह कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है, और उसके बाद जो जितना भी ट्रैक है वो सड़क के ऊपर है, बल्कि फ्लाईओवर आप कह सकते हैं जिसे। 2.5 लाख मुसाफिर इस पर सफ़र कर सकेंगे, और एक ट्रेन को 5 बोगियाँ लगाई गई हैं जिसमें 250 बंदा सफ़र कर सकता है। तो ये लाहौर है, इतने रश पे आते थे 500 बंदे ने भी बिच बढ़ जाना है, तो ये भी चलता है निज़ाम। और 27 टोटल ट्रेनें इस मनसूबे के लिए खरीदी गई हैं। ट्रैक स्टार्ट होता है अली टाउन ठोकर न्याज़बेग से और डेरा गुजरा तक जाता है, मतलब लाहौर के एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जाता है। तो आज मैं सफ़र करूंगा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे और देखूंगा यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं, ट्रेन कैसी है, और सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, व्यू पॉइंट कैसा है, और निज़ाम चेक करेंगे कि कितनी फैसिलिटेशन हो रही है। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, और चल के देखते हैं। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी, जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। ऑरेंज ट्रेन के अंदर ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए अलग नशिस्तें रखी गई हैं। माजूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं।
मेट्रो और इनलाइन ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है और इस रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की जी दानिश भाई, आपने देखा इलेक्ट्रो ट्रेन लाहौर में चल रही है जिसका किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, यानी कि 100 रुपये का टिकट पंजाब की आवाम को 40 रुपये में दिया जा रहा है। वजह क्या है कि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और ये सारा पैसा कराची का है। 3000 अरब रुपए कराची सालाना कमा के देता है और वापसी में कराची को मिलता है ठेंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ये थोड़ा सा शेर है मंजर भोपाली साहब का, ये सुन ले, फिर हम दानिश भाई आपसे इस पर राय लेते हैं। हाय नाइट यहाँ गुनाह हवा के छिपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं, चराग नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, कि बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। बहुत अच्छे। आखिर में एक गजल के 3-4 ये कैसा कर्ज है नफरत का जो कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। अफसोस की बात ये कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। ये करप्ट टोला, ये एमक्यूएम की टॉप लीडरशिप करप्ट तरीन लीडरशिप हो गई है। इन सबको जाना होगा। सिर्फ एक उम्मीद है, फारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल भाई, अगर आप दोनों बैठकर हाथ में जोड़ता हूँ, फारूक भाई आपके भी और खालिद मकबूल सिद्दीकी आपके भी, आप दोनों आगे बढ़ें, फरमाइशी राब्ता कमेटी को फारिग करें, ओरिजिनल राब्ता कमेटी का फिर फिल फॉर इजलास बुलाएं और इनकलाबी इक़दाम करें। खालिद भाई, फारूक भाई, यू आर द लास्ट होप, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। और आपने बिल्कुल इमरान भाई सही कहा कि पता नहीं एमक्यूएम के कारकुनों को अकल क्यों नहीं आ रही। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं इमरान भाई, आप अगर लाइन पर आ जाएं तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी अकल क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि एमक्यूएम की जो देखिए 3 हिस्से बना लें, 3 हिस्से, 33% कारकुनान घर बैठ चुके हैं, वो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है। 33% कारकुनान फारूक सत्तार भाई के साथ, यह है मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जो हमसे रास्ते में भी है। अब बचे 33% कारकुनान जो इस लालच में, जिनको ये बताया गया, फ्रॉड करके एक कन्वीनरशिप हटाई गई कि हम पतन के साथ हैं, हम पतन के साथ हैं, हम मरकज के साथ हैं, हम एमक्यूएम के साथ हैं। उनमें भी कुछ लोगों को अब अकल आ गई है और वो वहां पर बैठकर ये कहते हैं, शाहिद भाई हम अपनी एमक्यूएम क्यों छोड़ें, हम यहाँ बैठे हैं, इनको निकालें। जो लोग 8 का टोला है, हम यहाँ मौजूद हैं, CIC में साथी मौजूद है, राब्ता कमेटी में साथी मौजूद है, हमारी एडमिन कमेटी मरकजी में साथी मौजूद है, सिक्योरिटी कमेटी, ट्रांसपोर्ट में साथी मौजूद है और टाउन यूसीज में साथी मौजूद है। जो जिम्मेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो जिम्मेदारान हैं, रास्ते में हैं, कहते हैं आप लोग आए, फिर इनको हम भगाएं सब मिलकर। तो जो 33% वहां पे कारकुनान मौजूद है, उसमें से भी 20% जो है वो इनके खिलाफ है। बच्चे 13% कारकुनान इनके साथ वो हैं जिनकी नौकरियां हैं, जो 17 ग्रेड से 19 ग्रेड में जंप लगाना चाहते हैं, जो 12 ग्रेड से 15 ग्रेड में जंप लगाना चाहते हैं, जो आमिर खान के जी भाई, जो कमर नवीद के जी भाई करके उन लोगों को ये पोजीशन देते हैं, उनका वेट उठाते हैं अपने कांधों पर कि आप बहुत अच्छे हैं। और वो 13% कारकुनान ने चूंकि उनको सराउंड किया हुआ है, उससे बाहर वो देख नहीं सकते,
अंगूठा छाप है ये। कंवर नवीद एक ट्वीट नहीं कर सकते, आमिर खान एक खुद ट्वीट नहीं कर सकते। इन लोगों की ट्वीट फैसल सब्जारी बना के देता है, या हैदराबाद रिजवी बना के देता है, या जो CIC के लोग हैं वो बना के देते हैं, तब जाके तो ये ट्वीट करते हैं। तो इन लोगों को बहुत खुशी है इस बात पर। सोशल मीडिया पे ये जाते नहीं है, कहते हैं छोड़ो सोशल मीडिया पे जाएंगे तो टेंशन होगी। अब आप अंदाजा लगाएं, जाहिद मंसूरी जैसा आदमी, करप्ट तरीन इंसान, मैयत में देखे तो जाहिद मंसूरी, सालगिरह में देखे तो जाहिद मंसूरी, रोड बना रहे हैं तो जाहिद मंसूरी, गटर बन रहे हैं तो जाहिद मंसूरी, बारिश हो गई तो जाहिद मंसूरी। जाहिद मंसूरी UC चेयरमैन के साथ घुटनों घुटनों पानी में खड़े हुए और झाड़ू से पानी निकाल रहे हैं, जाहिद मंसूरी। और भाई क्या पूरी 60 रुकनी राब्ता कमेटी में एक जाहिद मंसूरी रह गई क्या? क्यों? ये बात इन लोगों को सोचना चाहिए, हमारे कारकुनान को भी सोचनी चाहिए। औरंगी में देखे तो जाहिद मंसूरी, कोरंगी में देखे तो जाहिद मंसूरी, लांडी में देखे तो जाहिद मंसूरी, कस्बा अलीगढ़ में देखे, सरजानी में देखे तो जाहिद मंसूरी, हत्ता के भाई हैदराबाद में भी पहुंच गए जाहिद मंसूरी। मेरी समझ से बाहर है भाई। क्या टैलेंट की कमी है या लोगों की कमी है? क्या करने आपके पास? साथियों सोचे, मेरे भाइयों सोचे, मेरे प्यारों, आप लोग जब साइलेंट हो जाएंगे, उन आवाज नहीं उठाएंगे बातों पर जिस पे आवाज उठाना लाजमी है, तो फिर ये सत्यानाशी तो होगी। बहरहाल बहुत अच्छा माहौल है। इमरान भाई, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया और यकीनन आप मजीद कोई बात करना चाहें तो जरूर करें। कोई भी साथी सवाल करे, आप नहीं आ सकते ऑनलाइन, ना आए, मैं आपका सवाल यहाँ पर नशर करूंगा और उसका जवाब दूंगा। जी दानिश आराई भाई, जनाब अली, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस तमाम गुफ्तगू और इस तमाम वीडियो को देखने के जी शाहिद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी किस्मत यही रही है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो हम लोग अपने ही लोगों को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, अपने महल्ले के मामला पूछने लगते हैं, महल्ला में जाना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्शन निकल जाता है तो फिर शायद हम ऐसे बेखबर हो जाते हैं जैसे कि अब कोई MQM की ज़रूरत किसी को पड़ेगी नहीं, या आप जो आपके हमदर्द थे, सपोर्टर थे, वोटर हैं, वो सिर्फ वोटिंग की हद तक रह गए हैं। ठीक है, आप तू के तू मामला हैं, गटर कैसे कैसे उबल रहे हैं, जो निशानी है के इलेक्ट्रिक का मसला, ख़ास तौर पे आप देखें कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक में सिर्फ आप एक जलसा कर देते हैं और उसके बाद आप ठंडे हो जाते हैं जैसे कि आपके अवाम के सारे मामला ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कराची के अंदर 400 यूनिट 10,000 से ऊपर तक के बिल आ रहे हैं। ठीक है ना, और यही 400 यूनिट पंजाब में अगर आप चलते हैं तो वो वहाँ पे 5,000 रुपये के 400 यूनिट 5,000 रुपये तक। लिहाजा ये कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 16-16, 17-17 हज़ार रुपये लड़कों की तनख्वाहें कराची के यंग जनरेशन की। ठीक है ना, और आप बिलीव करें कि लोग इतने परेशान हैं कि वो बिजली का बिल भरें, अपने घर के मामला देखें, अपने दवाई दारू का देखें, लेकिन आप कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ठीक है ना, खाली आपने फोटो सेशन कराने, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। भाई आप कम से कम एक महल के अंदर कोई ऑफिस है कि जिसके अंदर अवामी चलाएं कि आपके साथ आपकी मेन पोजीशन क्या है, मेन परेशानियां क्या हैं, लेकिन उससे कोई सरोकार नहीं। बस आपने खाली वोट लेने और वोट की हद तक खाली नारेबाजी करवानी है, उसके बाद अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। अवाम जो करे अपनी मदद आपके तहत करे। तो आप ये देखें कि आप गटर भर जाता तो अवाम अपनी मदद आपके तहत गटर खुलवा रही है। ठीक है ना, लाइट चली जाती है, अवाम अपनी मदद आपके तहत। भाई ये तो फ्लाइटें उतर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, गटर वटर तो बन जाएंगे। जी शायद में दोबारा सवाल करिए। ये जो फ्लाइटें उतर रही है कराची पे आकर प्लेटफॉर्म बनाकर जनरल अलायंस बनाने वाली बातें, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे इन लोगों के बारे में? एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हंदा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को, तो ये आपने मुहावरा सुना है, तो ये इन सब पे सूट होता है कि वही पुराने चेहरे दोबारा आ रहे हैं, अभी वही सब चीज़ें उन्हीं के पास चली जाएंगी। और एक जो आम कारकुन का जो स्ट्रगल था, जो उसकी मेहनत थी, उससे वो बेचारा फिर वो इनके मातहत कर रहा होगा, फिर वो ना गा रहा होगा। तो इसी तरह चलता रहेगा। शायद मैं यही कह सकता हूँ इस बात को। चले, आपकी वॉइस बहुत शोर कर रही है, तो आपके आप आराम में रहें, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
और ये मैंने एक हमारे दोस्त कह लें जो हमारे प्रोग्राम में आज आए हैं, मेहमान हैं, ये इन्होंने कमेंट किया है, और ये अगर प्रोग्राम देख रहे हो, और ये कहते हैं रियल जेड के इनकी आईडी है, और ये कहते हैं जिए भुट्टो जिए बिलावल भुट्टो जरदारी। अब ये अपने कमेंट में ही ये क्लियर नहीं है कि ये बिलावल भुट्टो है या बिलावल जरदारी है, और इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ये चूचू का मुरब्बा बना दिया है भाई। तो देखें, जिए भाई, जरूर जिए, 1000 साल जिए, लेकिन जियो और जीने दो, दूसरों को भी तो जीने का मौका दो मेरे भाई। बिलावल भुट्टो साहब ये जो रियल जेड के जो है, ये क्या देख रहे हैं, कराची का सत्यानाश हुआ है, और कराची के सत्यानाश के साथ लाड़काना का सत्यानाश हुआ है, नवाबशाह का सत्यानाश हुआ है, हैदराबाद का सत्यानाश हुआ है। अभी तो हमारे सिंधी भाई रो रहे हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है। अभी ये जो सैलाब आया दादू, उमरकोट, भाई ये खपरो, ये सफा हस्ती से मिट गए, पानी से बह गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा रहे भाई, 1000 साल तक रहे, हमारी बला से रहे, हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते बिलावल भुट्टो साहब लोगों को भी जीने का मौका अता फरमाइए जनाब। जी रहमा, आप क्या कह रही हैं, आप बोलिएगा। मैं ये कह रही थी, ये जो रियल जेड के जो भी है, ये मेरे भाई हैं, ये शायद अभी सो रहे हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये नारा लगा दिया। चले लगा दिया है तो सानू की अपने खर्चे पे लगाया है, तो बहरहाल लगे रहते नारे, हमें किसी के नारों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक नारा है कि जीने दो कराची को भी जीने दो। समझ आई? ये तमाम लोग कान खोल के सुन ले। 3,000 अरब रुपए कराची देता है सालाना। कराची को हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन पंजाब में चलाने से पहले ये ट्रेन कराची में चलनी चाहिए थी। कराची की जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है, कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस को फौरी तौर पे कंप्लीट किया जाए। कराची सर्कुलर रेलवे को फौरी तौर पे कंप्लीट किया जाए। कराची का जो मैस ट्रांजिट प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड किया जाए। कराची की सड़कें बनाई जाए। कराची को कुछ नहीं 300 अरब रुपए सालाना कराची को मख्तस किया जाए और कराची की आबादी सही गिनी जाए। कराची को कराची के हुकूक दिए जाए और इसी तरह से शहरी सिंध के तमाम सूबे के तमाम शहरी सिंध के जो इलाके हैं उनको भी, और इसी तरीके से देही सिंध को भी। हम कोई देही सिंध की तरक्की के खिलाफ नहीं है भाई, पहले शहरों की तरक्की तो हो जाए, फिर देहात की भी तरक्की होगी और इंशाल्लाह होगी, और एमक्यूएम आएगी बहुत जोरदार तरीके से, और इंशाल्लाह एमक्यूएम ही ये सारे काम करेगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने सवालात किए, जो लोग शामिल हुए, दानिश आराई भाई आपका बहुत शुक्रिया, रहमत जिलानी आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के एंड में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से कोई ना कोई बात जो है वो अपने दोस्तों साथियों तक पहुँचाऊँ, तो कोशिश करता हूँ कि एक आपको बताऊँ इत्तला। अगले हफ्ते तक हम देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये देख लें, जामा कराची ने एक लास्ट चांस, एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन जिसे वन टाइम चांस के नाम से स्पेशल क्रिएट किया है, वो उन लोगों के लिए किया है जो 1974 से अब तक जामा कराची या जामा कराची से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के थ्रू एनरोल हुए थे, लेकिन अपनी किसी मजबूरी के बाइस वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके और उनका एनरोलमेंट खत्म हो गया और वो अपनी दीगर शोबाए जिंदगी में मसरूफ हो गए। उनके लिए एक चांस है कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ये बहुत बड़ा एक फैसला है जामा कराची का, और डॉक्टर तासीर अहमद खान साहब जो इंचार्ज है सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेक्शन जामा कराची के, बहुत बहुत खलाल तहसीन है डॉक्टर तासीर अहमद खान साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि इवनिंग, मॉर्निंग, रेगुलर, प्राइवेट, जो भी लोग, जितने भी तलबा जिनका ये कंप्लीट नहीं हो सका था, वो ये कंप्लीट कर सकते हैं और उनको ये ऑप्शन जो है वो जामा कराची की जानिब से दिया जा रहा है। 1974 से टिल टू डेट इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। फेसबुक पेज पर जो केयू टाइम्स के नाम से एक पेज है, उस पर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं।
तमाम दोस्तों साथियों अपने दोस्तों को बताएं कि एक चांस है, एनरोलमेंट खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, बर्बाद हो गया, भूल गए, कोई इशू नहीं है। जाएं, री एनरोल करें, फीस जमा कराएं और आप जाकर अपने आप को इस जो ऑप्शन है या जो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। हमें आगे बढ़ना है तो तालीम हमारा हथियार होनी चाहिए। मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि अभी भी जो मैट्रिक बोर्ड है, यानी जिसे हम कहते हैं कि एसएससी का जो बोर्ड है, मैट्रिक बोर्ड कहलाता है, मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी इस वक्त एनरोलमेंट जारी है 9 और मैट्रिक क्लास यानी एसएससी के लिए। तो एनरोलमेंट कराएं, जो बच्चे नहीं पढ़ सके, जो कहीं पर जॉब करते हैं, जो बच्चे हो या बड़े हो गए हो, वो जो भी हैं वो कम से कम मैट्रिक नहीं कर सके, तो अभी एनरोलमेंट जारी है 23 नवंबर तक शायद ये एनरोलमेंट जारी रहेगी। आप अपनी एनरोलमेंट कराएं, तैयारी करें, प्राइवेट करें, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कहीं पर काम करते हैं, बच्चे हमारे मैकेनिक हैं, वो छोटी छोटी वर्कशॉप में काम करते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, कपड़ा मारते हैं। देखिए, मैट्रिक करेंगे तो आप गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में जॉब मिल सकती है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो 9 क्लास का भी जारी है, कंबाइंड भी आप दे सकते हैं, 9, 10 और 9 क्लास भी आप दे सकते हैं, प्राइवेट भी दे सकते हैं। आप जाएं और अपने आप को एनरोल कराएं और इन चीज़ों से हमें बहुत से फवायद हासिल होंगे यकीनन। तो रहमा कुछ कहेंगी, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं फिर हम। जी, मैं यही कहूँगी कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कराची के अवाम हिम्मत लें, भरोसा करें और अच्छे लोगों को वोट दें, क्योंकि जो ग्राउंड पे होगा, जो फ्लोर पे होगा, वो कराची के बारे में सोचेगा और उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार। इसलिए एमकेएम को सपोर्ट करें, एमकेएम तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार को सपोर्ट करें, उनका बाजू बने और उनके हक में आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो अवाम के बीच में। जी बहुत शुक्रिया रहमा जिलानी, दानिश हराई भाई। यहाँ में तमाम दोस्तों, साथियों और एमकेएम के चाहने वालों को कहूँगा कि अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और कोरोना वायरस बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से सर उठा रहा है, उससे हमें डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है और बचना है। कोरोना वायरस जब तक आपके घर में नहीं आएगा, जब तक आप उसे लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर से बाहर जाना अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाएं, ग्लव्स हो सके तो पहने। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को प्रॉपर तैयार करके भेजें, सैनिटाइजर्स उनके साथ भेजें और बच्चों से कहें कहीं हाथ नहीं मिलाएं, कोई बाहर की चीज़ ना खाएं। बिल्कुल एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह दोस्तों साथियों अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जो ख़ास तौर पे आपका ख्याल रखते हैं। ये था हमारा एपिसोड नंबर 27 और इंशाअल्लाह एपिसोड नंबर 28 के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे बहुत जल्द। हमारा यूट्यूब चैनल SSP News 90, हमारा फेसबुक पे पेज SSP News 90, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकेंगे। कराची की आवाज़ है, कराची की सुनते मसाइल पे हम ये प्रोग्राम करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। आपकी इसमें सिर्फ इतनी सी एक क्लिक करना है, आपने यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना है, ये हमें आपकी मदद दरकार है। यकीनन आप ये मेरी मदद करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले मंगल को रात 9 बजे फिर हाजिर होऊंगा। ये मुत्तहदा पाकिस्तान जिंदाबाद। Please like and subscribe SSP News.